नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है केमिस्ट्री का, वो रहने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। जब कोई भी अभिक्रिया होती है, जब कोई भी प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद में जो पदार्थ बनता है वह नया गुण रखता है पहले वाले पदार्थ से, तो वह होता है रासायनिक परिवर्तन। अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो इससे पहले मैं एक आपको समझाना चाहता हूँ भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के अंदर अवस्था चेंज नहीं होती है, अवस्था चेंज हो सकती है। भौतिक परिवर्तन के अंदर आकार चेंज हो सकता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर आयतन चेंज हो सकता है। कुछ इसी तरीके का चेंज होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर पूरा का पूरा नया गुण आ जाता है, पूरा नया गुण। अब मान लो, भौतिक परिवर्तन की एक बात है कि वापस से रिन्यूएबल हो सकते हैं। रिन्यूएबल यानी कि हम वापस से वह अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जो पहले थी, परिवर्तन के पहले थी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बार कर दिया तो दोबारा परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि रोटी का बनना क्या है, तो आप बोलेंगे रोटी बन गई, उससे वापस आटा नहीं बन सकता, इसलिए है रासायनिक परिवर्तन। और मैंने कहा बर्फ़ का जमना, तो आप बोलेंगे कि बर्फ़ से वापस पानी से बन सकता है और पानी से वापस बर्फ़ बन सकती है, तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। इसमें तो आयतन क्या हुआ, आयतन कम हुआ, बर्फ़ बनी तो आयतन कम हुआ पानी का, आकार बदल गया। लेकिन क्या रोटी में तो गुण ही बदल गई, और रोटी बन गई, उससे वापस आटा नहीं बना सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। और जब भी वापस कोई चीज़ वापस प्राप्त कर सकते हैं प्रक्रिया होने के बाद में, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। तो अभी हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है ये पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन ही ऐसे होते हैं, परिवर्तन जिनमें नए गुणों का क्या हो जाता है, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो जाता है, नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आटा और मैंने कहा पानी, ये मिलकर जब इनको गर्म किया तो बन गई रोटी। तो आटा यहाँ पे क्या है, हमने यूज किया, पानी भी हमने यूज किया, इसलिए इनको बोलते हैं अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया में बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। समझ में आया? तो बस ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद कहलाते हैं। अब देखो, भोजन का जो पचना है वह एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन, सांस लेना, लोहे पर जंग लग गई, रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम फीते का जलना भी, और दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ लक्षण होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका रंग भी चेंज हो सकता है, अवस्था भी उसकी बदल सकती है, तापमान भी उसका बदल सकता है, और गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रदर्शित करने का जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है। मान लो हमने दो पदार्थ थे हमारे, दो विकारक थे, एक था जिंक और एक था सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने जब इनकी अभिक्रिया करवाई आपस में, तो हमको जो मिला वो ये उत्पाद मिला, जिंक सल्फेट मिला, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो इस तीर के निशान के अनुसार हम इसको दिखाते हैं। बाकी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अब देखो, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है रासायनिक अभिक्रिया। बाकी रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरण आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित भी करना होता है, यानी कि जो हमने अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक था उनका जो द्रव्यमान था उतना ही बाद में द्रव्यमान प्राप्त होगा। इस तरीके से हम इनको दर्शाते हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले उनके पश्चात प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, परमाणु की संख्या भी समान होनी चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या भी समान होनी चाहिए। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दो चीज़ों को जरूर फॉलो करेगी, एक द्रव्यमान संरक्षण का वह नियम का पालन करेगी, और एक जो करेगी वो परमाणुओं की संख्या का की संख्या को फॉलो करेगी। बेसिकली कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोई अभिक्रिया देखकर उसको संतुलित करने के स्थान पर आपको कुछ दे देगा कि यहाँ पे क्या होगा, तो आपको संतुलित करना आना चाहिए, जो हम सीखेंगे। जैसे ये कोई अभिक्रिया है, Fe+ का H2 कोई अभिक्रिया है, और यहाँ पे उत्पाद बना Fe2O3 और H2। इसको संतुलित करने के पहले हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में जो हमने लिया वो Fe1 अणु था, और जो हाइड्रोजन था वो 2 अणु थे, और ऑक्सीजन का भी हमें 1 अणु मिल रहा है। लेकिन जब उत्पाद बना तो Fe के 3 बनेंगे, और हाइड्रोजन के 2 बनेंगे, ऑक्सीजन के 4 बनेंगे। कैसे बनेंगे ये हम सीखते हैं। देखो, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की साइड में अनुचित गुणांक लगाकर लिखते हैं। जैसे ये कोई अभिक्रिया थी, इधर ऑक्सीजन क्या बन रहा है 4, तो इधर ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए 4 से इंटू करना पड़ा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, और यहाँ पे 4 गुना 2 यानी 8 है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की जगह 4 लिखना पड़ेगा।
जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे Fe3 है, लेकिन यहाँ पे तो Fe1 है, तो यहाँ पे भी 3 बना दो, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 था, यहाँ पे भी 8 हो गया। यहाँ पे अब द्रव्यमान संरक्षण का भी ये पालन कर रही है और परमाणु की संख्या का भी ये पालन कर रही है। तो कभी कभी क्या करता है, जैसे मैंने इस 4 को गायब कर दिया, तो एग्जाम में पूछेगा एक के स्थान पर क्या होगा। एक ऑप्शन में दे देगा 4 होगा, बी ऑप्शन में दे देगा 2 होगा, सी ऑप्शन में 3 दे देगा, डी ऑप्शन में 9 दे देगा। तो आपको 4 को टिक करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण को पालन करेगी। कोई भी अभिक्रिया होगी 2 चीज़ों को जरूर फॉलो करेगी, एक द्रव्यमान संरक्षण और एक करेगी परमाणु को। ये देखिए 5वां जो हम बता रहे हैं कि जब भी कोई ठोस लिया जाता है, जैसे जिंक है, जिंक क्या है, ठोस है, तो इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉलिड। द्रव को एल से किया जाएगा और गैसीय अवस्था को जी से किया जाएगा। और जो जलीय अवस्था है, यानी कि जो जल में है, तरल में है, जलीय विलयन को एक क्यू में लिया जाएगा। जैसे 3 Fe क्या है, लोहा क्या है, सॉलिड है। जल क्या है, जल गैस के रूप में है। और यहाँ पे जो Fe2O3 है वो सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस के रूप में। लेकिन ये जल होता जलीय, ये जल है, क्या ये वाष्प में नहीं हो सकता? वाष्प में हो सकता है। जब वाष्प में होगा तो जी लिखेंगे। जब ये बर्फ़ बन जाएगी तो हम इसको एस लिख देंगे। और जब ये द्रव में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, तो ए लिख देंगे। तो ये अभिक्रिया में तभी लिखते हैं जब हम इस तरीके से यूज करते हैं। बाकी अब अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का बेसिकली नाम ही है कि संयोज करना यानी कि जोड़ना। अर्थात जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक जब जुड़कर एक ही बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब एक ही बन जाते हैं, जैसे कोई कोयला का दहन कर रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन 2 अभिकारक थे, बन गया एक CO2। जल का निर्माण कैसे हुआ? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिली तो जल का निर्माण हुआ। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, जुड़ जाते हैं, संयोज कर जाते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जल से मिलाने पर यह मिल गया बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट अभिक्रिया पर हम चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी आ रही। देखिए क्षेप का मतलब मैं बताना चाहता हूँ, क्षेप का मतलब होता है उत्सर्जन, त्यागना। और शोष का मतलब होता है शोषण करना। इसका मतलब ग्रहण करना। तो बेसिकली मतलब ये हुआ कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब है जिसमें ऊष्मा त्यागी जाती है। जिस अभिक्रिया को करवाओगे तो ऊष्मा त्यागी जाएगी, यानी कि ऊष्मा छोड़ेगी। तो जैसे जैसे आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जल भी निकलता है, लेकिन ऊष्मा भी निकलती है। तो ये ऊष्मा जब निकलती है, त्यागती है कोई भी अभिक्रिया करने पर, तब वहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आती है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। देखिए एक रहेगी आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि आपने कोई एक पदार्थ लिया और वो 2 टुकड़ों में बट गया, 2 उत्पाद बन गए। एक ही अभिकारक से 2 उत्पाद बन गए। एक ही अभिकारक से जब 2 उत्पाद बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन होना। जैसे संयोजन का मतलब था कि 2 मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, यहाँ वियोजन में एक मिलकर 2 उत्पाद बनाएगा, उत्पाद टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वियोज हो जाएगा। तो ये होता है बिखर जाना। तो वियोजन का मतलब बिखर जाना। यहाँ पे एक जो अभिकारक था वो 2 उत्पाद बना दिया। जैसे ये कब होता है? जैसे ऊष्मीय वियोजन, इसका ही एक प्रकार ऊष्मा द्वारा जब हम एक पदार्थ से 2 पदार्थ बना लेते हैं तो ये एक ऊष्मीय वियोजन होता है। अगर ऊष्मीय वियोजन की हम बात करें तो ऊष्मीय वियोजन में जो पहला एग्जाम्पल आता है वो आता है फेरस सल्फेट का। FeSO4 को जब ऊष्मा दी जाती है तो टूट जाता है, एक तो फेरिक ऑक्साइड में और फिर SO2 में और फिर SO3 में टूट जाता है। और अगर एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि फेरिक सल्फेट का कलर कैसा होता है तो हरा रंग होता है, और फेरिक ऑक्साइड का कलर पूछ लेगा तो भूरा लाल रंग होता है। एग्जाम में पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा रंग होता है। भूरा रंग किसका होता है? तो फेरिक ऑक्साइड का होता है। चूना पत्थर को जैसे ऊष्मा दोगे तो आपका ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस ऊष्मा निकलेगी, तो ये ऊष्मा वियोजन हो गया। कभी कभार हम किसी पदार्थ को विद्युत के द्वारा भी तोड़ देते हैं। जब विद्युत के द्वारा तोड़ते हैं तो वह फिर विद्युत वियोजन कहलाता है। और विद्युत वियोजन में जैसे ये कोई बैटरी है, ये एनोड लगाया है, कैथोड लगाया है, इस तरीके से जब विद्युत धारा, जैसे जल में आपने विद्युत प्रवाह की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस 2 अलग अलग गैसें निकली। तो विद्युत धारा का उपयोग, विद्युत से धारा का प्रयोग करने पर जब कोई एक पदार्थ 2 पदार्थों में बट गया तो फिर वह हो गया विद्युत वियोजन। वियोजन का मतलब हो गया बट जाना, और संयोजन का मतलब होता है जुड़ जाना। अब प्रकाशीय वियोजन क्या है? जब प्रकाश पड़ेगा तो फिर एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl है, AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकलती है, और जब क्लोरीन गैस निकलती है तो ये हो गया यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन। लेकिन यहाँ पे हमने देखिए कोई भी जो उत्प्रेरक होता है वो हम तीर के स्थान पर करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया को तीव्र करने वाले एलिमेंटों को ही हम क्या करते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक हमेशा तीर के ऊपर ही कहा जाता है। जैसे AgBr
सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग सूर्य प्रकाश पड़ेगा तो Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को श्याम स्वेती फोटोग्राफी में होता है। पूछ लेगा कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, AgBr का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी ही एग्जामों में आया है। उष्माशोषी मैंने बताया था कि क्षेप का मतलब होता है उत्सर्जन करना, और शोषी का मतलब होता है शोषण करना यानी कि ग्रहण करना। जब आप किसी चीज़ को ग्रहण करोगे, यानी कि जब उष्मा ग्रहण कर ली जाती है या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि वो इनको सोच लेती है, तो उष्मा संयोजन कहलाती है। जैसे एक है हमारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब है कि कोई कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे 6 स्टूडेंट हैं, इनमें जो राम है वो सबसे इंटेलिजेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये सभी को पछाड़ कर 1 नंबर पर आ गया। तो ये क्या है कि जो इससे कमज़ोर थे उनको पछाड़ कर 1 नंबर पर आ गया, इसका मतलब उनको विस्थापित कर दिया, उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया और 1 नंबर पर खुद आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक को विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये था लोहा और CuSO4, जब दोनों की अभिक्रिया करवाई तो बन गया FeSO4 CO, यानी कि पहले जो कॉपर सल्फेट था उसको Fe ने विस्थापित कर दिया और सल्फेट के साथ में खुद आ गया। तो Fe ज़्यादा क्रियाशील हुआ कि बोलो कॉपर, तो सर कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसका मतलब Fe ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो Fe ज़्यादा क्रियाशील होगा। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो जब कम क्रियाशील तत्व किसी को पछाड़ देता है और उसके स्थान पर आ जाता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया होती है। यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा किसी तत्व का, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा किसी तत्व का। समझिए, जैसे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट है, उसका BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ में जब अभिक्रिया कराएंगे तो आप देख लो SO4 के साथ में क्या आ गया, बेरियम आ गया, और जो Cl था उसके साथ में कौन आ गया, Na आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब भी किसी अभिक्रिया में 2 बार किसी तत्व का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि 2 अलग अलग तत्वों का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद विलयन अवक्षेप का निर्माण करता है, इसलिए इस अभिक्रिया में अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है? बेसिकली उपचयन जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं, और जो अपचयन होता है इसी को अवकरण कहते हैं। समझिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उपचयन हुआ होगा, ऑक्सीकरण हुआ होगा। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का होश होता है, तो बेसिकली जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन तो हो कम और ऑक्सीजन हो ज़्यादा, तो यह हो गया उपचयन। और उपचयन को याद कर लेना, उपचयन ही ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन का बढ़ना ही ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का घटना ही ऑक्सीकरण। तो जैसे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन आया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन में ऑक्सीजन आया, इसका मतलब ये वृद्धि हुई ऑक्सीजन की, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कार्बन में तो फिर ये हो गया उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कार्बन था उसमें ऑक्सीजन आया और बन गया कॉपर ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कार्बन में, तो यह कार्बन कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीजन आया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो इसका मतलब कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, और कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होने का मतलब है ये फिर क्या हो गया, उपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बेसिकली जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस दी जाती है और गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो उसको फिर कॉपर प्लस का H2 बन जाता है। तो एक तरीके से वियोजन ही हो रहा है ये भी, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर और हाइड्रोजन जल अलग हो गए। तो उपचयन में होता क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई अभिक्रिया होने के बाद में, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, वरना उसका अपचयन हुआ होगा। ये अपचयन पढ़ लो। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और हाइड्रोजन बढ़ा है तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। कॉपर हाइड्रोजन ऊष्मा उपचयन, ये आप देख सकते हो। जैसे कॉपर ऑक्साइड की जब हमने हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाई उष्मा के साथ में, तो कॉपर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। इसका मतलब कॉपर में पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है अभिक्रिया होने के बाद में, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे कॉपर का तो क्या हो गया है, अवकरण हो गया है, अवकरण यानी कि अपचयन हो गया है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया है, यानी कि उपचयन हो गया। तो यहाँ पे कॉपर का जो हुआ है वो तो अपचयन हुआ है, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन का हुआ है वो क्या हुआ है, वो उपचयन हुआ है। समझ जाना। इस अभिक्रिया में कॉपर में उपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और जिस इस अभिक्रिया में दोनों हैं, जैसे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो एक ही अभिक्रिया में जब ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर बात करें दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या रहा है, तो देखिए संक्षारण जो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में छपेगा। जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, हमें पता है कि कोई भी जब धातु अम्ल के संपर्क में आएगी तो वो क्रिया करेगी, और जब क्रिया करेगी तो वो अपना फिजिकली अपने आप को चेंज करेगी, फिजिकल गुणों को जो है वो
चेंज करेगी, जिसमें धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत छड़ जाने में संक्षारण की ही उदाहरण नहीं है। अरे चांदी की परत पर काली परत आ गई, चांदी पर काली परत आ गई, इसका मतलब क्या है? संक्षारण हो रहा है। लोहे पर जंग लग रही है, इसका मतलब क्या है? संक्षारण हो रहा है। यसद लेपन बहुत इंपॉर्टेंट है। यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। हम लोहे के जो दरवाजे होते हैं उन पर कलर क्यों करते हैं, पेंट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जंग ना आए, संक्षारण से बच सके। वरना हम एल्यूमिनियम पर तो पेंट नहीं करते, क्योंकि एल्यूमिनियम पर संक्षारण जैसी नहीं देखने को मिलती। बाकी विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचेत हो जाते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है उनमें, जिनके उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। हम देखते हैं कि दुकानों पर जो पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट, वो कभी कभी ऑक्सीजन के संपर्क में या नमी के संपर्क में आने पर वो उनका स्वाद चेंज हो जाता है और उनमें गंध आने लग जाती है, तो वह ऑक्सीकरण हुआ है उनका के रोकने के उपाय। तो प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी कि हम ऐसी जगह रखें जहाँ पे ऑक्सीजन से वह क्रिया ही नहीं कर सके, नमी से दूर रखें। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, जैसे कोई वायु उसमें जा ही नहीं सके, प्रवेश ही नहीं कर सके, ऐसे हम बर्तनों में भी उसका यूज कर सकते हैं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, भाई ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो आप ऐसी जगह रखो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस है तो वो क्रिया नहीं करेंगे। और शीतलन द्वारा, यानी कि ठंडी जगह पर रखकर भी हम विकृत गंधिता जैसी प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण। ये क्या कहलाता है? जंग लगना संक्षारण कहलाता है, हमने पढ़ा है। और जब जंग लग जाती है तो उसको जंग से बचाने के लिए हम लोहे पर क्या करते हैं? परत पेंट करते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण उसको बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? रेटो मत। जस्ता क्या होता है? जिंक प्लस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। जब भी इसकी अभिक्रिया करोगे तो ZnCl बनेगा, प्लस का जो हाइड्रोजन है गैस वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे जिनका एक है, जिंक का एक है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे भी 2 लिख दो। अब ये अभिक्रिया क्या हो गई? आपकी अभिक्रिया भी क्या हो गई है? सही हो गई है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई। निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना दहन है क्या? मोम का पिघलना दहन है क्या? पेट्रोल का जलना दहन है क्या? नहीं। देखिए, मोमबत्ती का पिघलना दहन अभिक्रिया नहीं है। मोमबत्ती में पिघलने में कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जल का उबलने में कोई एक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है और फिर उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन का दहन होना। तो दहन प्रक्रिया में ऑक्सीजन जरूरी है। मोम में पिघलने में कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। पेट्रोल को जब जलता है तब ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो जब भी लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे, PbNO2 को जब गर्म करोगे तो N2 भी निकलेगा और O2 भी निकलेगा, NO2 भी निकलेगा और O2 भी निकलेगा। इनमें से कौन सा एक सही है? बताओ, ये सही है क्या? नहीं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। किन किन के उत्तर होते हैं आप कमेंट में बताना। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? दोनों सही है। वैसे किस अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी? अपघटन का मतलब होता है टूटना। यहाँ पे टूट रहा है क्या? यहाँ पे देखो, टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। टूट क्या रहा है? ये टूट रहा है, तो यही अपघटन है। अपघटन का मतलब भी टूटना होता है। अपघटन इसको ही बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया समझ में आया? आ गया। Fe2O3 2Ai ये बन गया इसमें। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? आप ये देखो कि इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से विस्थापन हो रहा है, लेकिन जो विस्थापन हो रहा है वो एक्चुअल में विस्थापन ही हो रहा है या द्विविस्थापन हो रहा है? ये बताओ। संयोजन तो हो नहीं सकता, जुड़े नहीं रहे हैं। ये संयोजन नहीं हो सकता, संयोजन नहीं हो सकता, वियोजन भी नहीं हो सकता। तो फिर ये विस्थापन हो रहा है, और इस तरीके से विस्थापन होता है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। क्योंकि दो जब तत्वों का विस्थापन होता है, जैसे Fe अलग साइड में गया, Ai अलग साइड में आ गया, तो द्विविस्थापन है क्या? नहीं, ये द्विविस्थापन नहीं है, ये ओनली विस्थापन है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या प्राप्त होता है? लोहे का चूर्ण यानी कि Fe, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या हुआ? FeCl प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी, तो ये FeCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeCl प्लस का हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो आयरन क्लोराइड तो बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी।
ये ऑप्शन सही है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन अभी बता के आया हूँ कि ऊष्माक्षेपी है ना, ऊष्माक्षेपी है। तो श्वसन इस प्रकार की क्या होती है? श्वसन में ऊष्मा को क्या लिया जाता है? लिया जाता है। तो शोषी है, ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी है। CO प्लस का H2 ये बन गया इसमें। तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पे जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया मैंने बताया था, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन की कमी और यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि, जब ये दोनों मिल जाती हैं किसी अभिक्रिया में तो वह क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन से जो स्थानांतरण से बने यौगिक हैं सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये? देखो जब कॉपर और ऑक्सीजन मिला तो एक पदार्थ बन गया, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप बोलेंगे कि सर ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें दो पदार्थ मिलकर संयोज जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, कॉपर का अवकरण नहीं हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन आ रही है, उपचयन हो रहा है। देखिए ये जब हाइड्रोजन की क्लोरीन गैस के साथ में अभिक्रिया होती है तो ये जुड़ जाते हैं, यानी एक तरीके से ये संयोज हो रहा है। जुड़ना का मतलब संयोजन, तो यहाँ पे संयोज हो रहा है, संयोज हो रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? देखो यहाँ पे द्विविस्थापन नहीं हुआ, ये संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे भी संयोजन अभिक्रिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी संयोजन अभिक्रिया है, तो विस्थापन तो यही हो रहा है। और ये देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए क्योंकि Na का भी हो रहा है यहाँ पर और Hg का भी हो रहा है, दोनों का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है। किस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं? तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, इसको ऊष्मा दी गई तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकला, तो विस्थापन हुआ क्या? ये विस्थापन तो है, विस्थापन तो है, लेकिन ये विस्थापन नहीं है, उसमें ये वियोजन है। ये वियोजन है, जब दो भागों में टूटते हैं तो वियोजन होता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये ऊष्मा दी गई है तब टूटा है तो उसमें वियोजन हुआ। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कैल्शियम के साथ में क्लोरीन आ रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ये हाइड्रोजन का यहाँ पे हो सकता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन में O बढ़ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉपर को Fe क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। और ये किसका उदाहरण है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया का है, जिस अभिक्रिया में दोनों चीज़ें दिखाई देती है, ऑक्सीकरण में अपचयन, अपचयन, तो वह होता है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया में हमें दोनों प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय और अविलेय। मीन्स कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि वियोजन होना, वियोजन होना। तो वियोजन यहाँ पे हो रहा है क्या? बताओ। हाँ वियोजन तो हो रहा है, अपघटन तो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे संयोजन हो रहा है। और मानव शरीर में भोजन का पचना क्या है? ये भी तो एक तरीके से मानव शरीर में भोजन पच रहा है, तो वह भी तो अपघटन करना ही तो है। तो अपघटन करना ये नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया है, जब जुड़ते हैं तो संयोजन। इनमें से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन की भी वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी भी होगी, तो ऑक्सीजन की वृद्धि ये नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? ये अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें संयोजन हो रहा है, तो इसमें तो कोई ऑक्सीजन न बढ़ा न घटा। इसमें ज़रूर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कैल्शियम में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दोनों हो रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बचे हुए क्वेश्चन आगे एक और क्लास लाऊंगा इसकी, उसमें क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट में आंसर दें, ताकि मेरा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़े कि जो पढ़ा रहा हूँ वो वास्तव में समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेगेटिव रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, तो आप पर निर्भर है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आपको समझ में आया होगा, यही पूरा समझाने का तरीका था। और भी जब व्यवस्था पूरी होगी तब और बढ़िया से समझाएंगे। थैंक यू।